नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का जो एनआईएस एनवायरनमेंट विज्ञान है पर्यावरण विज्ञान उसका जो चैप्टर संख्या 5 है, उसका आगे का जो पार्ट है भू जैव रासायनिक चक्र। भू जैव रासायनिक क्या होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक होता है, मतलब एक साइड में होता है। ठीक है। परंतु पोषकों का चक्र जो पोषक पोषक है उसको जो पोषण प्राप्त करते हैं उसका पत्र जो प्रवाह है वो चक्रीय होता है। इसका कारण यह है कि ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होता है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे ऊर्जा आगे की तरफ होती है, वह उपयोग जैसे-जैसे आगे की तरफ होता है, वैसे उपयोग में कर ली जाती है। ठीक है? या ऊष्मा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है या इसके विपरीत पोषकों के चक्रण में जीवों मृत अपघटकों द्वारा आपस में मिट्टी में चले जाते हैं, पुनः अवशोषित जो मिट्टी में चले जाते हैं, या तो पोषकों मिल जाती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, या फिर पोषकों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, फिर लास्ट में जो अपघटक है, उन्हें अवशोषित कर लिए जाते हैं। अर्थात हरे पादप की जड़ें मिट्टी में पोषक तत्वों को अवशोषित करे शाकाहारी जंतुओं तथा मांसाहारी जंतुओं में स्थापित करे। जो हरे पादपों की जड़ें हैं, वो क्या करती है, जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व है, उन्हें अवशोषित कर लेती है और वापिस तत्पश्चात मांसाहारी जंतुओं में स्थानांतरित की जाती है। पोषक तत्व जीवों के मृत अवशेषों में बंद हो जाते हैं। पोषक तत्व किसके? जीवों के मृत अवशेषों में बंद हो जाते हैं और अपघटकों द्वारा उन्हें पुनः मिट्टी में अपघटक है, उनको मिट्टी में विभाजित कर दिया जाता है। पोषकों का यह पुनर्चक्रण भू जैव रासायनिक या पोषक चक्र कहलाता है। जैव बायो जैव जियो केमिकल रसायन। ठीक है? बायो यानी जैव, जियो मतलब भू और केमिकल मतलब रसायन। पादपों और जीवों की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए लगभग 40 वर्षों की आवश्यकता होती है। कितने? 40 वर्षों की। संपूर्ण जीव या जैव मंडल एक बंद प्रकार का तंत्र है। कैसा बंद प्रकार का तंत्र है? अर्थात पोषक तत्व जैव मंडल में न तो आयतित होते हैं और ना ही निर्यात किए जाते हैं। ना तो आयतित किए जाते हैं, ना तो आते हैं, ना ही निर्यात किए जाते हैं पोषक तत्व। भू जैव रासायनिक के दो चक्र है। भंडार निकाय, वायुमंडल या चट्टान जिन्हें पोषक पोषक तत्वों का विपुल भंडार है। वायुमंडल और जो चट्टानें हैं, उसमें क्या है, पोषक तत्वों का बहुत सारा भंडार होता है। ठीक है? अब चक्रण निकाय चक्र के उपखंड, ये पौधों और जंतुओं के रूप में कार्बन के अपेक्षाकृत छोटे भंडार है। जो ये पौधे जंतुओं के रूप में कार्बन की अपेक्षा ये छोटे-छोटे भंडार है। आप अब आप कार्बन, नाइट्रोजन, जल जैसे भू जैव रासायनिक चक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कार्बन चक्र क्या होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन और जल, इनका चक्र क्या होता है? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों अपन किस प्रकार उपयोग करते हुए वापिस उसी चीज़ में चली जाती है, तो उसका चक्र कैसा होता है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बन का स्रोत है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी प्रकार के कार्बन का स्रोत है। यह पानी में अत्यंत घुलनशील होती है, अतः समुद्र में बड़ी मात्रा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बनों का स्रोत है। यह पानी में अत्यंत घुलनशील पानी में घुल जाती है, अतः समुद्र में बड़ी मात्रा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होती है। भूमंडलीय कार्बन चक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं। कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में CO2 का उपयोग करते हैं। किसका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा कार्बन को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। किसे? अकार्बनिक पदार्थ में, तथा ऑक्सीजन को विमोचित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन का एक भाग पौधे अपनी उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त कर लेते हैं तथा शेष भाग जीव संहति के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जो विभिन्न शाकाहारी विषमपोषी जीवों, जिसमें मानव तथा सूक्ष्म जीवों शामिल है, को भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है। ठीक है? जो उपलब्ध रहता है। प्रतिवर्ष हरे पौधों द्वारा संपूर्ण जैवमंडल की 4.9 इंटू 10 की घात 11 केजी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ष पौधों द्वारा जो ये जो 4 पॉइंट ये जो मान दिया गया है, इसका स्थिरीकरण होता है, कर दिया जाता है। वन जो CO2 के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, जो वन है, जंगल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार के रूप में, क्योंकि वृक्षों के द्वारा स्थिर किए जाने वाले कार्बन इनके दीर्घ जीवन चक्रण के लिए कारण लंबे समय तक इनमें संग्रहित है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, जो पौधे संग्रहित कर लेते हैं, इनकी जंगल में लगने वाली आग बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित करती है। जंगल में जो आग लगती है, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है विमोचित करती है। अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन है।
और हरे पादप है। अब अपघटक है और श्वसन। अब अपघटन श्वसन खाने में क्या होता है, जो श्वसन में वायुमंडलीय ये जो हरे पादप है, खाने में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में CO2 ग्रहण करते हैं और फिर ये श्वसन में श्वसन में क्या छोड़ती है? श्वसन में छोड़ती है और अपघटक कर ली जाती है और श्वसन में फिर अपघटक छोड़ दी जाती है। अब जीवाश्म अब जीवाश्म गैस ईंधन पेट्रोलियम के द्वारा इसमें दहन किया जाता है, दहन के कार्बन डाइऑक्साइड स्रावित होती है। अब श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, छोड़ती है। अब श्वसन, सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, क्योंकि श्वसन करते हैं सभी जीवधारी, ये परिपादप इनको खाने में लेते हैं और फिर श्वसन क्रिया द्वारा CO2 छोड़ देते हैं। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, यह एक उपापचयी क्रिया है, मतलब जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 द्वारा जल मुक्त कराने के लिए होता है, CO2 तथा जल को मुक्त कराने के लिए होता है। श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विमोचित हो जाती है। अब अपघटन जंतुओं के द्वारा स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा, अपघटन कैसे होता है इनका? जंतुओं के द्वारा स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया समस्त भोजन जो उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचयी क्रिया द्वारा प्रयुक्त नहीं होता है, इसका अधिकांश भाग उसके जीव सहित रूप में संग्रहित होता है, जो उनकी मृत्यु होने पर अपघटकों में उपलब्ध हो जाता है। मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर लिया जाता है। अपघटकों द्वारा CO2 वायुमंडल में विमोचित हो जाती है। दहन जीव संहति के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीव संहति के किसी के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित हो जाती है, निकलती है। और मानव गतिविधि प्रभाव, मानव गतिविधियां विशेषकर औद्योगिकीकरण प्रारंभ से ही भूमंडलीय कार्बन चक्र के ये बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, उद्योगों, बिजली संयंत्रों, मोटर वाहनों में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों के उपयोग होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि इतने जो ये उद्योग बढ़े हैं, गाड़ियां बढ़ी है, बिजली संयंत्र है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई है। मानव गतिविधियों जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, मोटर गाड़ियों में बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से इन इन चीजों के उपयोग के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ रहा है, जो भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण, जो भूमंडलीय तापमान है उसका मुख्य कारण है। अब नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक है और मानव सहित सभी जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। मानव सहित सभी जीवों की आवश्यकता होती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 79% नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल कितनी है? लगभग 79। परंतु अधिकतर जीव इसे प्रत्यक्ष रूप से जैसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे एक ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। जब नाइट्रोजन का भी गैसीय अवस्था, ठोस से वापिस चक्रण होता है। नाइट्रोजन का चक्रण समस्त जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन चक्रण के लिए मुख्य 5 क्रिया होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन का जो अमोनिया में सम्मिलित है, यह अमोनिया पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय स्थिरीकरण, बिजली का चमकना, तो स्थिरीकरण बिजली की चमकने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दहन जलाने से, तथा ज्वालामुखी गतिविधियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। अब औद्योगिकीकरण स्थिरीकरण, उच्च तापमान और उच्च दाब पर आणविक नाइट्रोजन नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। आणविक नाइट्रोजन जो परमाणुक नाइट्रोजन उसमें परिवर्तित हो जाती है, जो हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया बना लेती है। जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण, 2 प्रकार के जीवाणु, सहजीवी बैक्टीरिया जैसे दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, और मुक्त या सहजीवी रूप से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे नॉस्ट नॉस्टॉक और एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय तथा घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब नाइट्रीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोम तथा नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। मृदा में पाया जाने वाला एक अन्य जीवाणु जिसे नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है।
अब सांघीकरण इस प्रक्रिया में जो नाइट्रीकरण हो गया ना, जो हरी फलियों वाले पत्ते होते हैं, उनकी जो जड़ों में गांठें पाई जाती है, गांठों में क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइड में परिवर्तित करता है, जो जीवाणु द्वारा नाइट्रेट नाइट्राइड में परिवर्तित कर, और मृदा में पाया जाने वाला एक अन्य जीवाणु जो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है। सांघीकरण, तो इस प्रक्रिया में पौधों के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में परिवर्तित की जाती है। ये अणु पौधों और जंतुओं जंतुओं में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब मृदा में नाइट्रोजन है, तो हरी पौधों की फलियों में इनमें पाया जाता है, और ये विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन बिजली चमकी और मृदा में गया, मृदा वाला किसने लिया, पौधों ने अपग्रहित कर लिया, पौधों के जड़ों में। फिर और वापस ये जो बैक्टीरिया है, खराब जो होते हैं उसको अपघटित करते हैं, वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चला जाता है। अब ये पादप है, ये चक्र है। जैसे पेड़ है, इसको जंतु खाते हैं, जंतु खाते हुए उसको मृत पौधे अपघटक अपघटक अमोनिया अमोनिया बैक्टीरीकरण। इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र है। अमोनीकरण सभी जीवधारी है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस जो कार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। अमोनीकरण बैक्टीरिया से इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अब विनाइट्रीकरण, नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होना। नाइट्रोजन में अभी हो गया अमोनीकरण, जो नाइट्रेट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इनको मृत बैक्टीरिया द्वारा वापस कार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित, मृत बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये अमोनीकरण हो गया। ठीक है। अब विनाइट्रिक नाइट्रेट का जो गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होना, विनाइट्रीकरण जीवाणु की मिट्टी के अंदर गहराई जल तालिका वाटर के निकट रहते हैं, पानी के, क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। अब जल चक्र कहते हैं, जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ये तो हम जानते हैं। अवक्षेपण, वर्षा, अब कैसे होता है, वर्षा से हिम मतलब बर्फ गलती है, ओस ओस मतलब जो ओस है गर्म, उसको ठंडी हो जाती है। पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत है, पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर ही है। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाला जल का प्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है, क्योंकि जैव मंडल में जल का लगातार गमन होने का चक्र कहलाता है। जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वापस किसमें चला जाता है, वायुमंडल में, और ये गमन करने का क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल का एक जलीय ग्रह है। पृथ्वी और सौर मंडल क्या है, जलीय ग्रह है। धरातल पर लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ, धरातल पर लगभग 2/3 किससे ढका हुआ, पानी से। फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा पादपों व जंतुओं को उपलब्ध है, अल्प मात्रा में जो पादपों जंतुओं को उपलब्ध है। पानी पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है, पानी है जो पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, समान रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है। जो पृथ्वी पर लगभग 95% जो किसमें है? चट्टानों के अंदर रूप है। ठीक है। और चक्रित नहीं होता है। शेष जल 5% लगभग 5% जल का लगभग 97% भाग समुद्र और 2.1 का ध्रुवीय जो ध्रुव है उनके हिम मतलब बर्फ के चट्टानों के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार केवल 0.6% जल ही वायुमंडलीय वाष्प के रूप में भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। वायुमंडलीय वाष्प है या भूमिगत जल है, भूमि के अंदर है, और मृदा के जल के रूप में है। अब सौर विकिरण या गुरुत्वाकर्षण जल चक्रण के मुख्य चालक बल है। वाष्पीकरण और संघनन जल चक्र की निहित मुख्य प्रक्रिया है। यह एक दूसरे का स्थान लेती रहती है, एक दूसरे का स्थान लेती रहती है। समुद्रों, झीलों, तालाबों, नदियों, झरनों या जल सूर्य की उष्मीय ऊर्जा के कारण वाष्पीकरण होता है। इन सब का जल झरनों आदि का, और पौधों की पत्तियां भी बहुत अधिक मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियां बहुत अधिक जल वाष्पोत्सर्जन करती है। जल हवा में वाष्पीय अवस्था में रहता है, जल हवा में कैसा, वाष्पीय में, भाप के रूप में, तथा बादलों का निर्माण करता है जो हवा के साथ गमन करते हैं। बादल पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के ऊपर ठंडी हवा से मिलते हैं तथा संघनित होकर अवक्षेपण करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा के रूप में नीचे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। जल का औसतन 84% भाग समुद्री सतह से वाष्पित होता है, जबकि 77% भाग अवक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त होता है। जो समुद्री सतह से जो जल का 84% भाग है वो समुद्र से सतह से वाष्पित होता है, तथा 77% भाग है जो भाग जो अवक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त होता है। 7% जल पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है। 7% जो पृथ्वी की सतह से होकर नदियों से समुद्र में पहुंचता है। जो समुद्र के वाष्पन घाटे को संतुलित करता है। जो संतुलित करता है। पृथ्वी का वाष्पन लगभग 16% तथा अवक्षेपण 23% है। वाष्पन 13% और ये 23% होता है। अब परितंत्र में समस्थापन। समस्थापन जो कैसे होता है? परितंत्र में अपनी साम्यावस्था को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वे अपनी प्रजातीय संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं का नियमन कर सकते हैं। परितंत्रों में आत्म नियमन की यह क्षमता समस्थापन यानी कहलाती है। पारिस्थितिकी इस शब्द का प्रयोग जैविक निकायों उस प्रवृत्ति के लिए किया जाता है जिसके कारण वह परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए किसी तालाब के परितंत्र में यदि जंतु प्लवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जंतु प्लवक यदि बढ़ जाते हैं, तो वे अधिकाधिक संख्या में पादप प्लवकों का उपभोग करने लगते हैं। जंतु प्लवक बढ़ जाते हैं, पादप प्लवकों का उपभोग करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही जंतु प्लवकों के लिए भोजन सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि भूखमरी के कारण जंतु प्लवकों की संख्या घट जाती है। भूखमरी इसलिए पादप प्लवकों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। कुछ समय के पश्चात जंतु प्लवकों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला और समस्त पोषण स्तरों में निरंतर चलती है। ध्यान दीजिए, समस्थापन तंत्र के अंतर्गत किसी परितंत्र में स्थायित्व बनाए रखने के लिए नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। कौन सी नकारात्मक पुनर्भरण? यद्यपि परितंत्र की समस्थापन क्षमता असीमित नहीं होती है, न ही परितंत्र में हर एक चीज भली-भांति नियमित रहती है। आप समस्थापन प्रक्रियाओं की सीमाओं और कार्यक्षेत्र का अध्ययन उस समय करेंगे जब आप परितंत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। परितंत्रों में असंतुलन का सबसे बड़ा स्रोत है मनुष्य। अब पादप प्लवकों की जो अधिक संख्या है, अधिक भोजन उपलब्ध होने के कारण जंतु प्लवकों की जनसंख्या में वृद्धि होती है और पादप प्लवकों की संख्या में कमी। ठीक है? जो पादप अगर अधिक संख्या है तो होने के कारण जंतु प्लवकों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, अधिक भोजन उपलब्ध कारण। अब पादप प्लवकों की संख्या कमी क्यों होती है? भूखमरी के कारण उनके जंतु प्लवकों की जनसंख्या में कमी होती है। अब कम उपभोग के कारण पादप लोगों की जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अब हम ये प्रश्न करेंगे आगे। धन्यवाद। अब हमने क्या सीखा? परितंत्र में जैवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों की कार्यात्मक स्वतंत्र इकाई के रूप में, और जलवायु में अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, उत्पादक, वृहद उपभोक्ता, सूक्ष्मता परितंत्र संरचनात्मक घटक है। यौगिक ये सब ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र, परितंत्र का विकास, समस्थापन पारितंत्र की कार्यात्मक विशेषताएं हैं। और प्रकाश, तापमान, दाब, आर्द्रता, लवणता, स्थलाकृति जैसे अभिजैविक घटक पोषक तत्वों के वृद्धि वितरण को परिमित करते हैं। पारितंत्र के समस्त जीव खाद्य श्रृंखला, खाद्य खाद्य जाल के द्वारा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समुदाय किसी भी एकल जाति के समाप्त होने से पारिस्थितिकी असंतुलन प्राप्त होता है। ठीक है? अब सभी परिवर्तनों के लिए ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण है, जैसे स्वपोषी अवशोषित करके भोजन के रूप में उपभोक्ता को स्थानांतरित करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सदैव नीचे से ऊपर से नीचे की ओर होता है तथा एक एक दिशिक होता है। एकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी सौर ऊर्जा की वह मात्रा है जो हरे पादपों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित या और संग्रहित की जाती है। नेट प्राथमिक उत्पादकता कार्बनिक पदार्थों की वह मात्रा है जो पादपों में अपनी उपापचय क्रिया के पश्चात शेष रह जाती है, अर्थात जीपीपी माइनस एनपीपी प्लस पादप शोषण। पारितंत्र में जीवों के पोषण संबंधों का आलेख के द्वारा पारिस्थितिकी पिरामिड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पिरामिड का आधार उत्पादकताओं को दर्शाता है तथा क्रमागत श्रेणियां अनुवर्ती उच्च उच्चतर स्तरों को दर्शाती है। पोषक तत्व निर्जीव तंत्र से सजीव तंत्र में गमन करते हैं और फिर पारितंत्र में अजैविक घटक में चक्रीय अंदाज में वापस आ जाते हैं। यह पोषक चक्र भू जैव रासायनिक चक्र करते हैं, मतलब निर्जीव से सजीव, सजीव से वापस निर्जीव में।
समस्त भू जैव रासायनिक चक्रों में मुख्य घटित घटक निम्नलिखित हैं। भंडार निकाय, मृदा या वायुमंडल जिनमें पोषक तत्व विपुल भंडार है, पोषक तत्वों का विपुल भंडार है। और चक्रीय चक्रण निकाय जो कि सजीव है, उत्पादक उपभोक्ता। धन्यवाद।